हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। तो आज हम अपने सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। अब तक जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में हम पढ़ें। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना होगा किसी भी बीमारी का डिफिनीसन, उसके बाद इटियोलॉजी कि वो बीमारी कैसे होती है, किससे होती है। उसके बाद पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस की कोई बीमारी कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब लक्षण हम पढ़ेंगे, सिम्टम लक्षण। ठीक है। उसके बाद उसका हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोले तो जिसमें बिना दवाओं का हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करके, डाइट चेंज करके, एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है। उसके बाद है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी दवा का यूज करके हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें देखेंगे कि डिजीज एसोसिएटेड विथ पार्टिकुलर डिजीज, मतलब कि जो भी बीमारी है अगर उसको हम टाइम से इलाज नहीं कराएंगे तो आगे भविष्य में उस बीमारी की वजह से और कितनी सारी बीमारी हो सकती है हमें। तो आज सेकेंड यूनिट से हम देखते हैं पहला टॉपिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़े रहना, बीपी का बढ़ा रहना ही इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो आइए शुरू करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में जानना। हाइपरटेंशन का डिफिनीशन देखते हैं। हाइपरटेंशन इज ए क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। क्रोनिक है, ध्यान दीजिएगा। क्रोनिक एक होता है एक्यूट, मतलब अचानक से जो कोई बीमारी होती है, और एक होता है क्रोनिक जो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम समय लगता है इस बीमारी को होने में, उसे बोलते हैं क्रोनिक। तो ये हाइपरटेंशन जो है क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है इन विच द आर्टियल ब्लड प्रेशर रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली हाई। आर्टियल वेन्स की बात नहीं चल रही, यहाँ चल रही है आर्टरी की बात। ठीक है। आर्टरी बोले तो धमनी। ये आर्टियल ब्लड प्रेशर रिमेन्स हाई रहता है, कॉन्टिन्यूस हाई रहेगा। ठीक है। हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों यानी आर्टरी में रक्त का दबाव समान से लगातार अधिक बना रहता है, उसको ही हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120 से 1/80 mmHg। 120 क्या है, जब ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ हो रहता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अब बीपी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। बीपी को जो ब्लड प्रेशर को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सिस्टोलिक, एक है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, जब हृदय रक्त को पंप करता है, मतलब जब हमारा जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन को ही बोलते हैं सिस्टोलिक। जो हमारा हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे SYSTO, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट। और डायस्टोलिक होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उसे डायस्टोलिक बोलते हैं।
जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोलिक होता है तो उसको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन में हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है 120, इसको ये सिस्टोलिक वाला है, और जो 80 है वो हमारा डायस्टोलिक वाला है, ठीक है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मली 120 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mmHg होता है, ठीक है। mm है एक पैरामीटर है, ये है हमारा Hg मतलब होता है मरकरी, मिलीमीटर पर मरकरी। तो हमारा सिस्टोलिक जब हृदय रक्त को पंप करता है, और डायस्टोलिक मतलब जब हृदय आराम करता है, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल वैल्यू है हार्ट का, नॉर्मल हाइपर या बोलते हैं इसे नॉर्मल वैल्यू बोलेंगे हम लोग उसे, तो नॉर्मल में 120 से 80 mmHg रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक टर्म है इवेल्युएटेड, मतलब इलेवेटेड या प्री हाइपरटेंशन। इसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 120 से 129 अपान 80 mmHg, ये उसे हम बोलेंगे इलेवेटेड, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हाइपरटेंशन है, अगर लगातार 130 से 80 mmHg से ज़्यादा रहेगा हमेशा, तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइंस है कि अगर 130 अपान 80 mmHg अगर हमेशा बना रहता है तो उस केस में हम उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और हमारा हाइपरटेंशन मेजर करने के लिए एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। पुराने ज़माने में लोग नानी क्या बोलते हैं, हाथ की जो नस है उसको पकड़ के यहाँ पे जब हम प्रेस करके थोड़ा देर रखते हैं तो आर्टरी यहाँ पे होती है, जिसको हम टच करके 1 मिनट उसको रीडिंग लेके पता कर सकते हैं कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है कि कम है। और आज के टाइम में डिजिटली या ऐसे मैनुअली भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जिसका हम यूज करके हाइपरटेंशन को मेजर करते हैं। अब देखते हैं कि इसका इटियोलॉजी क्या होता है, मतलब इसका कॉज क्या है, हाइपरटेंशन का बीपी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो इससे मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन, ये जनरली 90 से 95% लोग को इसी वजह से हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, इसी वजह से इनका बीपी बढ़ता है। इसका कोई स्पेसिफिक वजह अभी तक पता नहीं चला है, नो स्पेसिफिक कॉज इज आइडेंटिफाई, मतलब इसका कोई अभी स्पेसिफिक वजह पता नहीं चला है। इसके अंदर हम लोग रिस्क फैक्टर इंक्लूड करते हैं कि इस वजह से हमें लगता है कि इस वजह से बीपी बढ़ा हुआ होगा। पहला है क्या, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी भी घर में किसी पिताजी का, माताजी का या दादाजी का अगर किसी के बीपी हमेशा हाई रहती है तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो उनके जनरेशन में उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो, ठीक है। और एज बढ़ने के वजह से भी बीपी हमेशा बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद है ओबेसिटी, अगर आदमी मोटा ज़्यादा है तो उस वजह से भी बीपी बढ़ सकती है। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट का यूज करते हैं, इसमें जितने भी मार्केट में पैक्ड फूड आते हैं, फास्ट फूड आते हैं, उसमें हाई साल्ट होता है, अगर उसका इंटेक रेगुलर करते हैं तो उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ सकता है। और उसके बाद है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं या अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस, अगर ज़्यादा टेंशन रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी हमारा बीपी बढ़ सकता है। उसके बाद है अनहेल्थी डाइट, अगर हम ले रहे हैं, अगर अनहेल्थी डाइट लेंगे, अनहेल्थी अगर डाइट लेंगे तो भी हमारी ओबेसिटी बढ़ेगा, जब ओबेसिटी बढ़ेगा जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का फिर हम लोग शिकार हो जाएंगे। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी डेली करते रहेंगे तो हमारा स्ट्रेस मेंटेन रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहेगा हमारे बॉडी में। उसके बाद है सेकेंडरी वजह, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो हमारा सेकेंडरी वजह है हाइपरटेंशन होने का, हाई बीपी होने का, बीपी बढ़ने का, जो दूसरा वजह है
वो किसी बीमारी की वजह से, काजेज बाई अंडरलाइन डिजीज, कि अगर कोई बीमारी है हमारे बॉडी में उसकी वजह से हो सकता है कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी हो सकती है हमें। पहला क्या है, अगर रीनल डिजीज, किडनी में अगर कोई बीमारी है उसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का बीमारी हो सकती है। उसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, जिससे हमारा ब्लड विस्कस हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं हाइपरटेंशन जैसी। उसके बाद है थायराइड डिसऑर्डर। ये क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड डिसऑर्डर होता है तो उस केस में हमारा बीपी भी बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। स्टेरॉइड हो गया, नसेड हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और भी ढेर सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः इतना ही याद रखना है, या इसमें एक पार्ट हम उसको बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से एंडोक्राइन या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कि कोई बीमारी हमारे बॉडी में कैसे होती है, किस प्रोसेस या किस प्रोसीजर के थ्रू होती है। तो इसमें आ जाएगा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है, अभी हम जो बताए हैं, प्राइमरी इसेंशियल कॉज, प्राइमरी में जितने भी आ जाएंगे, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीज एज, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इनटेक या कोई बीमारी, ये हमारे रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर है। उसके बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में इंक्रीज सिम्पैथोमिमेटिक नर्वस स्टिमुलेशन, ठीक है, या सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। उसके बाद है रास। रास का फुल फॉर्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये अगर दोनों हमारे क्या है कि ब्लड में हार्ट के रेट को और या हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये दोनों हमारे बॉडी में बढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि ये लीड करते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। जो हमारा नॉर्मल आर्टरी ये है, तो ये क्या करता है कि हमारे जो आर्टरी उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, पतला कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, ब्लड में जो ब्लड फ्लो तेजी से होने लगता है। और दूसरा वजह क्या है कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन, मतलब कि किडनी को सोडियम और वाटर को एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन ये निकाल नहीं पाते, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं सोडियम और वाटर को, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब किसी पेशेंट में बीपी कम होता है तो उसको उस समय बोला जाता है कि आप थोड़ा नमक घोल के पी लीजिए, उससे बीपी बढ़ जाएगा। तो यही है कि अगर हम हमारे बॉडी में सोडियम और वाटर बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ा रहता है। मेन वजह क्या होता है कि हमारा ब्लड वेसल हमेशा कंस्ट्रिक्ट रहे और एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा रहेगा। ये हमारी जो आर्टरी वेन्स है, अगर वो कंस्ट्रिक्ट रहेंगी, बार बार ऐसे सिकुड़ेंगी, लगातार सिकुड़ी रहेंगी, इस वजह से, और सोडियम वाटर का हमेशा रिटेंशन होता रहेगा, इस वजह से बाहर नहीं निकल पाएंगे किडनी के थ्रू, इस वजह से। और एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, उसका अगर सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ा रहेगा हमारे बॉडी में तो हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहेगा। उसके बाद जब ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो इससे क्या होगा कि जब सोडियम वाटर का क्वांटिटी हमारे ब्लड में बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 लीटर नॉर्मल हमारा ब्लड होना चाहिए, तो अभी 5 से 6 लीटर 7 लीटर हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा और हाइपरटेंशन कॉज करेगा। ये जब हमारा हार्ट ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके बाद क्या है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारा ये क्या लीड करेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। उसके बाद जब ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहेगा तो ये क्या कॉज करेगा, वैस्कुलर डैमेज। जो हमारे वेसल्स हैं, जो हमारे वेंस के पतले पतले पार्ट होते हैं उसे वेसल्स बोलते हैं। अगर वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती है आगे चल के, हार्ट फेल हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकती है, किडनी दिक्कतें आ सकती है, आई डैमेज का मतलब है कि ग्लूकोमा होने का चांस हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ये हमारा पैथोजेनेसिस था। पैथोजेनेसिस क्या है, सिंपल आपको यही फ्लो चार्ट याद रखना होगा। रिस्क फैक्टर है, उसके बाद इंक्रीज एसएनएस, इंक्रीज रास सिस्टम। जब ये दोनों इंक्रीज होंगे तो वैसो कंस्ट्रिक्टर लीड करेंगे। ब्लड वेसल्स हमारा क्या होगा कि पतला होने लगेगा और सोडियम वाटर का रिटेंशन बढ़ जाएगा। जब ये दोनों होंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसके बाद पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब हमारे बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा उसके बाद वैस्कुलर डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि जब तेज़ी से ब्लड किसी वेसल्स में फ्लो करेगा तो प्रेशर अगर झेल नहीं पाएगा तो फट सकता है। इसके बाद यही ब्रेन हैमरेज होता है, किडनी प्रॉब्लम आती है, किडनी खराब होने लगती है, आई में डैमेज होने लगता है हमारा, फिर उसके बाद मोतियाबिंद होने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका सिम्टम क्या है। सिम्टम, लक्षण या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लक्षण या सिम्टम। और एक बात और भी याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिम्टम है वो हमेशा क्लियर स्पष्ट नहीं होता है। तो पहला सिम्टम क्या है, हेडेक है। उसके बाद है हेडेक में हमारा सर दर्द करेगा, डाइजनेस मतलब चक्कर आएगा, ब्लड विजन आँख से धुंधला दिखेगा, फटीग मतलब सुस्ती आएगी, कमजोरी फील होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये हमारे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट हैं उनको सिम्टम। और अगर ज़्यादा हाइपरटेंशन लंबा टाइम तक बना रहेगा उसकी वजह से नाक से खून आने का भी चांस बन जाएगा, क्योंकि हम इसमें अभी देखे हैं ना कि वैस्कुलर डैमेज, तो हमारे जो नाक में कैपिलरी होती है, ढेर सारी पतली पतली नसें होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो ड्राई होंगी और फटने की डर रहता है, जिसकी वजह से ब्लड नोज ब्लीड होने लगती है। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट, मतलब हम हाइपरटेंशन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा पहला देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना दवा के यूज किए, विदाउट मेडिसिन यूजेज, बिना मेडिसिन के यूज के हम अगर हाइपरटेंशन को मैनेज कर लेते हैं तो हम उसे बोलेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर हमें प्री हाइपरटेंशन है कि कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उस केस में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का ही यूज करते हैं। इसमें क्या है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हमें ज़्यादा किसी बात को लेकर टेंशन है, एंजाइटी है, तो हम कोशिश करेंगे कि टेंशन एंजाइटी अपना कम करें, अपने लाइफ में थोड़ा अपने जो डेली हमारा रूटीन है उसमें थोड़ा चेंजिंग लाएं। और फिजिकल एक्टिविटी, हमें डेली 15 मिनट 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाता है, जिससे वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाते हैं। उसके बाद है फूड। इस प्रेजेंट टाइम में फूड का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग बाहर से ढेर सारे फास्ट फूड या पैकेट या हाई डीप फ्राई फूड खा रहे हैं, जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी भी कोई भी पैकेट फूड है, आप उसके बैक साइड में देखेंगे जहाँ इंग्रेडिएंट का लिस्ट होगा, वहाँ देखेंगे तो सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी है। सोडियम ही है जो हमारे किडनी को डैमेज करता है, वाटर को ये रोक के रखता है। सोडियम जहाँ भी रहेगा पानी को साथ में रोक के रखेगा। जब भी हम सोडियम क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे ये पानी को रोक के रखेगा बॉडी में, जिसकी वजह से हमें
एडिमा होगा, हमारे बॉडी में पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी और हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, तो फूड का स्पेशली फूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, डाइट को बहुत बढ़िया से बैलेंस करके चलना है। उसके बाद एलिमिनेट स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसको कम से कम यूज किया जाए। इसके बाद फिर आ गया साल्ट का रिस्ट्रिक्शन, कम से कम हमें सॉल्ट का यूज करना है। ठीक है, एवॉइड एक्सेस एल्कोहल का यूज करना है कम। अगर हमारा वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एक्सेस वेट है, तो उसको लूज करना है, मतलब वेट को कम करना है। उसके बाद ट्रीट एसोसिएटेड डिजीज, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि सेकेंडरी जो काज है हमारे हाइपरटेंशन का, जैसे किडनी डिजीज हो गया है और भी कोई बीमारी हो गई, तो उस केस में जो भी वजह है सेकेंडरी, उसको ट्रीटमेंट देना है, ट्रीट करना है। जैसे किडनी डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गए, थायराइड डिजीज हो गया, या कोई मेडिसिन ले रहे हैं जो बीपी हमारा बढ़ा रहा है, तो उस पार्टिकुलर चीज़ को हमें अवॉइड करना है, उसको ठीक करना है, जिसकी वजह से बीपी ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। उसके बाद है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें हम मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ क्लास पढ़ेंगे और बाकी आप मेडिसिन के बारे में डिटेल में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो पहला क्लास क्या हमारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसमें जो भी मेडिसिन्स आएंगे आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये यूज होते हैं, क्योंकि हमारा जो रास सिस्टम है वो किडनी से रेनिन रिलीज करता है, RENIN रेनिन, फिर ये क्या आगे बढ़ता है, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो कुछ मेडिसिन है जो इन्हीं काम करती, फिर ये आगे क्या लीड करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब ये पतला करता है। अगर ये चौड़ा बड़ा वेसल्स है तो इसको ये पतला कर देगा। तो ये इसी पे क्या है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो भी एंजाइम इस प्रोसेस में काम करते हैं उसको ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो हमारा आर्टरी ये पतला हुआ है, पतला नहीं हो पाएगा, ये नॉर्मल शेप साइज में रहेगा, जिससे ब्लड प्रेशर पे मेंटेन रहेगा। उसके बाद है ARBS, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिस रिसेप्टर पे ये एंजाइम बाइंड करते हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड कंस्ट्रिक्शन हो नहीं पाता है और हमारा BP नॉर्मल रहता है। उसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, उसके बाद है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे बॉडी में है, एक्स्ट्रा इसको बॉडी से किडनी के थ्रू बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे हमारा BP कम हो जाता है। उसके बाद है वैसोडाइलेटर, ये जो हमारा ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा था, ये नॉर्मल क्या करेगा, जब ये इस वैसोडाइलेटर का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि वेसल्स को ये डायलेट कर देगा, जो फिर नॉर्मल शेप में आ जाएंगे, जिसकी वजह से BP हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इससे एसोसिएटेड डिजीज क्या क्या है, मतलब कि अगर हमें हाइपरटेंशन लगातार बना रहेगा, हमारा BP हमेशा लगातार बढ़ा ही रहेगा, तो उसकी वजह से हमें और क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पहला है हार्ट डिजीज, क्योंकि ये वैसे भी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज है, मतलब कि ये जो हमारा हाइपरटेंशन है ये हमारा मेनली हार्ट से लिंक ही है। ठीक है, उस केस में अगर ये लगातार बढ़ा रहेगा, अगर बॉडी में हमारा अगर हाइपरटेंशन के केस अगर हमेशा बने रहेंगे, तो ये लीड करेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, उसके बाद ये एंजाइना भी कॉज करेगा, फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसके बाद हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी भी कॉज कर सकता है, और अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा हाइपरटेंशन, BP अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में ये स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है। फिर अगर काफ़ी टाइम तक अगर BP बढ़ा रहेगा, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगा। फिर ठीक है, उसके बाद
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी हो सकता है अगर लॉन्ग टाइम तक बना रहा है। फिर न्यूरोपैथी हो सकता है। उसके बाद रेटिनोपैथी हो सकता है, जिसमें हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं, साफ दिखेगा नहीं। तो ये हमारी बीमारी कुछ है। अगर हाइपरटेंशन को हम टाइम से, हाई ब्लड प्रेशर को अगर हम मैनेज करके नहीं चलेंगे तो ये सारी बीमारी हमको भविष्य में होने की खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है। और डायग्नोसिस में हम देख लेते हैं। डायग्नोसिस वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन DIGNOSIS डायग्नोसिस इस सिलेबस में दिया नहीं है BD फार्मा में, लेकिन फिर भी हम डायग्नोसिस में क्या क्या देख सकते हैं। डायग्नोसिस में हम देख सकते हैं तो BP मेजर कर लेंगे, BP का मेजर करना है। ब्लड शुगर को चेक करेंगे। ब्लड शुगर अगर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ब्लड को विस्कस बनाएगा। ठीक है, या इसको हम डायबिटीज भी बोल सकते हैं। अगर ब्लड शुगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा और प्रॉपर बह नहीं पाएगा, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा शुगर भी चेक कराएंगे कि हमारा शुगर बढ़ा हुआ कि नहीं है, हमें डायबिटीज है कि नहीं है। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल कराएंगे। लिपिड प्रोफाइल क्यों कराएंगे? लिपिड प्रोफाइल और शुगर हम लोग खाली पेट चेक करेंगे। लिपिड प्रोफाइल क्यों चेक कराएंगे? क्योंकि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल या फैट अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स का शेप है उसमें क्या होगा कि हमारा फैट जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और ये क्या करेगा, आर्टरी पे प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल अगर फैट बढ़ा होगा तो भी ये हमारा BP बढ़ सकता है, इसीलिए हम लिपिड प्रोफाइल भी जांच करवाएंगे। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे, इसको बोलते हैं KFT। अगर किडनी में कोई दिक्कत होगा तो भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम ECG भी करा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें देखेंगे कोई हमारा हार्ट में दिक्कत तो नहीं है ना। बाकी इतना ही मेजर सिंपल टेस्ट है जिसको हम प्रीफर कर सकते हैं हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।